हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शक निशाल हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक डिसऑर्डर्स। हमारा जो पिछले लेक्चर में कुछ डिसऑर्डर्स बचे हुए थे, हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये क्या, कार्डियक डिसऑर्डर्स, जिसमें से 3 डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं। वही 3 डिसऑर्डर्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप एंड तक पूरा लेक्चर देखिए, आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज के डिसऑर्डर्स। कार्डियक डिसऑर्डर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था, हार्ट अटैक करवाया था, हार्ट फेलियर करवाया था और कार्डियक अरेस्ट कराया था। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर देती हूँ। हमने जो 3 डिसीजेस पढ़ी थी, हार्ट अटैक का केस क्या बताया था कि अगर नॉर्मली थोड़ा सा भी टिश्यू डैमेज हो गया है, मतलब डैमेज ऑफ टिश्यू अगर हो रहा है हमारे हार्ट में, तो आपको कॉज करेगा क्या, हार्ट अटैक। और हार्ट फेलियर में मैंने आपको बताया था कि अगर जो एक काम उस हार्ट को मिला हुआ है, हार्ट को क्या मिला हुआ है, पंप आउट द ब्लड, और अगर वो वही नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो अपने काम में फेल हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द हार्ट फेलियर। और कार्डियक अरेस्ट में हमने आपको बताया था कि जब आपका हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, दैट कंडीशन इज द कार्डियक अरेस्ट। तो आज यहाँ पे जो 3 कंडीशन, जो 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने हैं, उसका नाम क्या क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, सेकंड पढ़ेंगे कैट और थर्ड पढ़ेंगे हम एंजिना। देखो आपको एक तो आपको पढ़ना है बेटा हाइपरटेंशन, दूसरा आप पढ़ोगे कैट और तीसरा आप पढ़ोगे एंजिना, जो कि आपके कार्डियक डिसऑर्डर का पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन का मीन्स क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई बीपी। तो हाई बीपी पढ़ने के लिए हमें पहले नॉर्मल बीपी पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी क्या है। अगर नॉर्मल बीपी नहीं पता होगा तो हम हाई बीपी तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो नॉर्मल बीपी क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि आपके घर में जो आपके दादाजी हैं या फिर दादी जी हैं, उन लोगों को हाई बीपी का प्रॉब्लम हो गया है, नॉर्मली बीपी का प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर जो उनका इंक्रीज हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, पहले हमें आप यही बात हम डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मल बीपी का क्या मतलब होता है, देखो प्रेशर का मीन्स ये है कि कहीं पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अभी वो प्रेशर कहाँ लग रहा है, क्योंकि हम हार्ट के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड की वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, किसके थ्रू लग रहा है, ब्लड के थ्रू लग रहा है। दिस इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। इस बात को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, देखो प्रेशर exerted on walls of blood vessels through blood। अब इस बात को समझो। पहले मैंने क्या बताया आपको कि ब्लड प्रेशर का मतलब है कि वो प्रेशर जो आपके ब्लड वेसल्स, जिसमें आपका बहुत सारा ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड का रिवर बह रहा है, जिन वेसल्स पे, उन वेसल्स की वॉल पे अगर कोई प्रेशर लग रहा है बाय ब्लड, थ्रू ब्लड, तो दिस इज द कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये आपका नॉर्मल बीपी हो गया। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब देखो आपको पता है आपका ये जो हार्ट है, ये आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट हो गया, राइट पार्ट ऑफ द आपका ये हार्ट हो गया, एंड दिस इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या होता, ये जो एरोटा है, दिस इज कॉल्ड द एरोटा। ये आगे जाकर के बहुत सारी आर्टरीज में ब्रेक डाउन होता है। ठीक, ये बात आपको क्लियर है, अच्छे से आपको पता है। फिर यहाँ पे ऑर्गन्स में ब्लड जाता है,
ऑर्गन्स में ब्लड जाने के बाद यहाँ पे आपके ऑर्गन्स के अंदर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक, ये आपकी हो गई कैपिलरीज। ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे वेन्स, और वेन्स कहाँ जाएंगी, आपके हार्ट में। ये सुपर वेना केवा, ठीक है, दिस इज द सुपर वेना केवा। अब देखो क्या होता है, इतनी बात आप पहले समझ लो, मैंने क्या बताया आपको। आपके इस हाई बीपी में देखो ब्लड प्रेशर है, ये आपका हार्ट का, ये आपका राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट। अब यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, पंप होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड प्रेशर समझा रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना इसको, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा, एरोटा पे। ये नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हो गया है ऑर्टा, ठीक है। ये जब ऑर्टा ब्रेक डाउन हुआ किसमें, आर्टरीज में, एंड दिस इज द कैपिलरीज, एंड दिस इज वेन, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगेगा ना, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा, एरोटा पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल के सबसे ज्यादा पास है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एकदम से ही ब्लड को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, तो एकदम से क्या होगा, ब्लड पे प्रेशर लगाएंगे, ब्लड पे वो एकदम से जो प्रेशर लगाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आ रहा है, एरोटा पे। अब ये ऑर्टा पे आने के बाद ये प्रेशर आर्टरीज के पास जाएगा, बट आर्टरीज के पास जाते जाते प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कैपिलरीज के पास और थोड़ा कम होगा, और वेन्स के पास जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास ना बीपी के लिए दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए तब जो प्रेशर इस ऑर्टा पे आया हुआ है, इस आर्टरीज पे है, इस कैपिलरीज पे है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर प्रेशर। और उसके बाद क्या होगा, आपका दूसरा प्रेशर क्या है, डायसिस्टोलिक। पहले हम सिस्टोलिक यहाँ पे लिख लेते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, जब वेंट्रिकल्स का यहाँ पर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। ये वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब जो प्रेशर आया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा सा वो रिलैक्स भी होंगे, तो वो जो रिलैक्स होते हैं ना, तब जो प्रेशर इन पे लगता है उसे क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर। वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर बेटा होता है प्रेशर, आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहने वाली हूं, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इस बात को आप एक बार और समझ लो, आपका अब जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब जो प्रेशर लग रहा है उसे बोलेंगे सिस्टोल। सिंपल, आप बस सिंपली आप याद रखो कि वेंट्रिकुलर के सिस्टोल होने पे जो प्रेशर लगेगा वो सिस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर के डायसिस्टोल होने पे मतलब जब रिलैक्स हो रहे हैं तो जो प्रेशर लगेगा वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो बीपी को मेजर कहाँ करते हैं, बीपी को मेजर हम करते हैं कहाँ पे, आर्टरीज में। ये बात भी यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाओ लिख लेते हैं, बीपी is
always measured in arteries। देखो सुनो, इस बात को सुनो, बीपी हम इसमें क्यों मेजर कर रहे हैं आर्टरीज में, हम वेन्स में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाई बीपी है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? आर्टरीज पे आ रहा है, ठीक है, ऑर्टा पे आ रहा है। ऑर्टा के बाद आपके जो ब्रांचेस निकल गई ना आर्टरीज, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे मिल रहा है? आर्टरीज में। अब आर्टरीज में जो प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, आर्टरीज में जो भी प्रेशर मिल रहा है वो ज्यादा है। फिर आर्टरीज के बाद जैसे जैसे कैपिलरीज के पास आएगा, कैपिलरी में प्रेशर और कम होगा, वेन्स के पास जाएगा तो प्रेशर और कम होगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप याद कर लो, ठीक है, कहीं पे हाईलाइट करके लिख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो प्रेशर होता है ना वो आर्टरीज में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद आपको मिलेगा कैपिलरीज में, और सबसे कम प्रेशर आपको कहाँ मिलेगा बेटा? वेन्स में। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन आप इसको बहुत अच्छे से स्टार बना करके अपनी नोटबुक में, सुंदर नोटबुक में सजा लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो भी आने वाले होंगे आपके नीट में या फिर आपके एग्जाम में, आप बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आर्टरीज में है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हम बीपी को हमेशा आर्टरीज में ही मेजर करते हैं, ठीक है। कहाँ पे मेजर करेंगे? आर्टरीज में। ठीक, अब देखो नॉर्मल बंदे का जो बीपी होगा, नॉर्मल बंदे का जो ब्लड प्रेशर होगा ना, वो होगा कितना बेटा? 120 mm मरकरी अपॉन 60 mm Hg। अब इसका क्या मतलब हुआ? 120 mm Hg और 60 mm Hg का मतलब क्या हुआ? देखो सबसे पहले क्या हुआ है? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है? 120 आना चाहिए, ठीक, mm मरकरी इसकी यूनिट है। उसके बाद क्या हुआ? वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। जब डायसिस्टोल हुआ है तब जो प्रेशर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 60 mm मरकरी। अब ये 120 अपॉन 60 mm मरकरी, ये किसी भी नॉर्मल बंदे का आपको मिलेगा, जो भी कोई नॉर्मल बंदा होगा उसका इतना ही बीपी होता है, ठीक है। ये तो रही नॉर्मल कंडीशन। अब आ जाओ हम बात करते हैं हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप तीन बातें आप याद रखो। पहला, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है, ठीक है, बीपी मेजर कहाँ होता है, और ये सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे कैसे एक्सर्ट करता है। तीन बातें, ठीक है। तो देखो अब अगर कभी भी, ठीक है, देखो हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होगी? सिस्टोलिक प्रेशर विल इंक्रीज 120 mm mercury or above and your diastolic pressure will go to 90 or above, देन आप कह सकते हो कि आपको हाइपरटेंशन है। मतलब अगर आप कभी भी आपका ये जो 120 mm मरकरी है, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल बंदे का ये जो आपको बीपी मिला है, अगर ये 120 से बढ़ जाए और आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर ये 60 mm मरकरी से ऊपर चला जाए, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन है, हाई बीपी की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन एक बात सुनो आप, अगर यहाँ पे आपको सिस्टोलिक प्रेशर आपको 160 मिल रहा है, ठीक है, 160 मिल रहा है, और डायसिस्टोलिक प्रेशर अगर बंदे का 60 ही आ रहा है, तब उस कंडीशन में आप कतई नहीं कह सकते हो कि वो हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब वो हाइपरटेंशन की कंडीशन नहीं है वहां पे। ये आप गलत मत करना, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों ही इंक्रीज होना चाहिए तभी हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी। आपका सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिसीज पे, जिसे हम बोलते हैं कैड। आज अब बात कर लेते हैं अब हम कैड की। कैड का मतलब है बेटा, यहाँ पे कैड का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, ये कैड का फुल फॉर्म है। अब देखो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आपको पता है, अगर आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, आपने पिछले लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है, तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हो, तो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, आई एम टेलिंग यू।
देखो हार्ट क्या करता है, हार्ट ने तो अपना काम करना है, क्या काम है उसका, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। तो हार्ट ने तो इतना काम करना है, वो इतना करेगा, लेकिन हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत है। तो वो जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा, तो वो ब्लड यहाँ, ये जो ऑर्टा दिख रहा है ना, ठीक है, ये ऑर्टा, यहीं से ना एक आर्टरी निकली होती है जिसे हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉरोनरी आर्टरी। अब इस आर्टरी का फंक्शन ये होता है कि ये जो आर्टरी होती है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। मतलब हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, कॉरोनरी आर्टरी। दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी। अब किसी भी रीजन से, कोई सा भी रीजन हो, हमें नहीं पता है, हमें नहीं जानना कोई रीजन, बट कोई सा भी रीजन हो और यहाँ कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाओ, कैसे भी करके उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, तो क्या होगा, हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी। हार्ट के पास अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास O2 कम जा रहा है, लेस O2 सप्लाई हो रहा है। लेस O2 सप्लाई हो रहा है तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, हार्ट अपना वर्क नहीं कर सकता है अच्छे से, ठीक है, हार्ट अटैक की भी कंडीशन आ सकती है और फेलियर का भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये कॉर्नरी आर्टरी में आप लिखो ब्लॉकेजिंग एंड नैरोइंग ऑफ कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर ब्लॉकेज हो रहा है कॉरोनरी आर्टरी में या फिर उसमें उसका जो ल्यूमेन है वो अगर नैरो हो रहा है, ठीक है, तो भी कैड होगा। देखो आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे ब्लॉकेज का मतलब क्या है, कुछ चीजें मान लो यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है, या फिर कोई चीज किसी भी रीजन से यहाँ पे आकर के कोई ब्लॉकेज हो जाए, तब तो ये कैड होगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि नैरो ल्यूमेन लिखा हुआ है, ठीक है, नैरोइंग ऑफ कॉरोनरी आर्टरी, नैरोइंग ल्यूमेन ऑफ होगा, ठीक है, नैरोइंग ल्यूमेन ऑफ कॉरोनरी आर्टरी। कॉरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाए। अब ल्यूमेन कैसे नैरो होगा, आ जाओ इधर देख लेते हैं, एक बारी हम ना बना लेते हैं पहले यहाँ पे कॉरोनरी आर्टरी को। ये आपकी कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इस आपकी जो ये कॉरोनरी आर्टरी है, ये जो कॉर्नरी आर्टरी, ये तो वैसे तो ये सिंपल ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें नैरो नहीं हुआ। नैरो कैसे होगा, यहाँ पे एक इसकी लेयर बन जाएगी, मतलब एक कोई लेयर नैरो कैसे होगा, इसके ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन हो जाना, किसी भी चीज का, मान लो यहाँ पे किसी भी चीज का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता है और कुछ चीजें यहाँ पे डिपॉजिट हो गई है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कैल्शियम भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो डिपोजिशन है, इस डिपोजिशन को हम बोलते हैं प्लाक, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाक। अब ये जो प्लाक है, ये प्लाक का मतलब यहाँ पे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, कोई फैट, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, कोई फाइब्रस टिश्यू एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। अब जो डिपोजिशन हुआ है इस प्लाक की वजह से, जो यहाँ पे ब्लड आसानी से जा रहा था, अब उस ब्लड को घूम के यहाँ से वहां से फिर निकलना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको जगह कम मिल रही है। ब्लड को आपसे ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेस कम मिल रहा है। नैरो ल्यूमेन का मतलब ये हुआ, ब्लड को फ्लो करने के लिए स्पेस कम मिल रहा है, तो अपने तो क्या होगा, हार्ट को कम ब्लड सप्लाई हो पाएगा। कम ब्लड सप्लाई होगा तो सिंपल वही, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लॉकेज ऑफ को ही एस्थेरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। कहाँ लिखूं मैं, चलिए नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इधर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये देखो, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि कैड का टाइप्स है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस को ही अगर ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, तो आप
वही मान लो, लेकिन ये आपको कहीं पे आपको ये ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है कि होता है, कैट का ही टाइप है। ठीक है, के बारे में मैं कहाँ लिखूं? हम एंजाइना के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, इस जगह पे। एंजाइना का मतलब क्या हुआ? एंजाइना का मतलब हुआ, पहले आप जान लो, पेन इन चेस्ट ड्यू टू inadequate supply of O2 to heart। ठीक है, देखो एंजाइना के बारे में आप यहाँ पे देख लो, मेरे पास उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ है। एंजाइना का मतलब सारा हम ना ये जितनी भी डिसऑर्डर्स है ना, एक एंजाइना से लेकर के सब कनेक्ट करते हैं। आ जाओ ध्यान से सुनते हैं। देखो एंजाइना क्या कह रहा है कि अगर कोई बंदा है, उसके बंदे को चेस्ट में पेन हो रहा है, यहाँ पे मन पे देख लेते हैं, आ जाओ। ये कोई बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये हार्ट हुआ इसके चेस्ट कैविटी में। ठीक, अब ये जो हार्ट है इसके चेस्ट कैविटी में, ये पर्सन सैड होगा क्योंकि इसको पेन हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बार ना एंजाइना से सारे डिसऑर्डर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और समअप भी कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक, ये जो बंदा है, इस बंदे को एंजाइना की प्रॉब्लम है। एंजाइना का मतलब क्या हुआ कि पेन हो रहा है इसके चेस्ट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कब नहीं होती है? जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हुआ हो, या फिर इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया हो। तो कैड इसका रीजन हो सकता है, कैड इसका रीजन हो सकता है। मान लो किसी बंदे को कैड हो गया है तो उसको ये एंजाइना की प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी, चेस्ट में पेन होगा। ध्यान नहीं दिया, जिस बंदे के को एंजाइना हुआ, चेस्ट में पेन हो रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया, होता गया पेन, होता गया होता गया होता गया, कंटिन्यू हो रहा है, उसको ध्यान नहीं है, उसको ध्यान है बट वो केयर नहीं कर रहा है। तो उस बंदे का क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? हार्ट के कुछ टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। और जब हार्ट का टिश्यू डैमेज होगा तो बेटा हार्ट अटैक की भी कंडीशन होगी, है ना। देखो ऑक्सीजन आया नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पा रही है क्योंकि बंदे को कैड हो रखा है। ठीक, अब उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, एंजाइना भी हो गया, उसको हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में एक्चुअली चेस्ट के अराउंड पेन हो रहा है, उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये हार्ट का जो टिश्यू है वो भी डैमेज हो गया। हार्ट का टिश्यू डैमेज होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। ठीक, अब अगर जो टिश्यू डैमेज हुआ, उस टिश्यू में अगर ये वेंट्रिकल के टिश्यू डैमेज हो गए, वेंट्रिकल्स के टिश्यू अगर डैमेज हो गए, तो ये वेंट्रिकल का काम क्या है? इसका काम क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को पुश आउट करना है, बाहर फेंकना है। ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका टिश्यू डैमेज हो गया वेंट्रिकल का। तो अब हार्ट क्या करेगा? पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस केस को क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेल हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मान लो थोड़ी देखें, अभी इस बंदे का मतलब हार्ट फेलियर भी हो रहा है। अब दूसरा केस मान लो यहाँ पे ये ऐसे नोड है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऐसे नोड रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हार्ट बीट करता है, ऐसे नोड की वजह से ही हार्ट बीट करता है। अब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे नोड ही मर गया। ऐसे नोड मर गया तो क्या होगा? हार्ट बीट नहीं कर पाएगा, जो हार्ट बीट है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसे नोड मर गया। तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट भी हो जाएगा। So we can say that CAD is the reason of all of these. Okay? कि अगर किसी बंदे को कैड हो रखा है तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, उसको एंजाइना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैड का क्या रीजन है? कैड का रीजन बेटा ये है आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हो तो आपको कैड हो सकता है। आपको मना किया जाता है ना, बहुत ज्यादा फैटी मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ,
ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल गेन मत करो, फैट गेन मत करो। वो क्या होगा, वो आपकी जो आर्टरीज होती है ना, उस पर ना एक लेयर फैट बनाता जाता है। ठीक है, तो ये सारा रीजन हो सकता है कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर में। ठीक है, कैड का ये हो सकता है। बाकी कैड जो है वो इन सारे डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर किसी बंदे को भी कैड हो रखा है तो डेफिनेटली ये सारा डिसीज इसको हो सकता है। ठीक है, आई होप यू आर very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.